With reference to the FIR, consider the following statements. The term FIR is defined in the CRPC. भाई डिफाइंड तो नहीं है, ये तो कन्वेंशन के तौर पे चला रहा है. The police station can register a zero FIR even if the offense committed is outside its jurisdiction. जो नया अभी आईपीसी को हटा के बीएनएसएस आया है ना, वो उसमें ऐसा जीरो एफआईआर का प्रोविजन है. Only a person who is either the victim of the offense or any eyewitness of the offense can file the FIR. नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो कोई भी एफआईआर फाइल कर सकता है. So how many are there correct? Only one is correct. When a proclamation of national emergency is made on the ground of war or external aggression, then which of the following fundamental rights is automatically suspended? तो आपको पता है नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो आर्टिकल 19 खुद ही गायब हो जाता है. और आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है राइट टू मूव फ्रीली. ये आर्टिकल 19 का ही पार्ट है ना. ये सही आंसर है. अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी एंड हाउ मेनी टाइम्स टिल डेट हैज नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया. तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है. एक बार 1961 में जब नेफा में अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अग्रेशन किया था. 1971 में जब पाकिस्तान ने इन्वेजन किया. और 1975 के टाइम पे जब इंटरनल डिस्टरबेंस में इंदिरा गांधी ने लगाया. 3 बार लगी. Consider the following statements regarding the effect of the financial emergency under Article 360. During financial emergency, the salaries of the civil servants serving in the state can be reduced by the President of India. सही है. During financial emergency, the President can suspend all the fundamental rights. आर्टिकल 20 और 21 तो कभी सस्पेंड होते ही नहीं है ना. सो ऑल द फंडामेंटल राइट्स जब लिखता है तो गलत हो जा रहा है. तो आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड वो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस वाला. सो ये गलत है. फर्स्ट इज करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ द वर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट. Statement regarding national emergency 1975 is incorrect. It was declared on the grounds of armed rebellion. नहीं, ये तो इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे लगाया गया था. आर्म्ड रिबेलियन 1978 के अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टरबेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन किया गया. Parliament of India decides to amend the GST Council. In this context, the bill amending the GST Council can be introduced only in Rajya Sabha. नहीं, तो किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो गलत है. Must be ratified by at least 2/3 of the state. नहीं, 50% स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा. ये भी गलत है. Must be ratified by the state legislature with the majority of the total membership of the house and a majority. Simple majority से ratify करना है, ये भी गलत है. When it is presented to the President of India, he or she shall give his assent. ये बात एकदम सही है. बिकॉज उसकी प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही बिल प्रेजेंट किया जाएगा ये वाला. Which of the following constitutional amendment acts enacted by the Parliament made it obligatory for the President of India to give his assent to the constitutional amendment bill? This is by 24th constitutional amendment. Consider the following pairs regarding the various constitutional amendment acts. 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या गया था? बांग्लादेश इंडिया के बीच में लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया था. तो ये इसका ये हो गया. 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी लाया गया था. 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एनसीबीसी था, ये सही लिखा है. 103rd से ईडब्ल्यूएस वाला. सो ओनली 2 आर करेक्टली मैच. 104 से क्या हुआ था? 104 से तो यही एंग्लो इंडियन वाला 552 की जगह 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन जो प्रेसिडेंट करता था वो हटा दिया गया था. ठीक है. और 105 से क्या हुआ था? 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को पावर दी गई थी कि वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाले सिटीजन्स को खुद आइडेंटिफाई कर सकते थे. और 106th अमेंडमेंट से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो वीमेन रिजर्वेशन बिल आया वो था. अभी तक 106 अमेंडमेंट ही हुए हैं.
Consider the following statements regarding the 42nd Constitutional Amendment Act. It added the socially secular, ये बात सही है. It removed the right to property. Right to property तो 44 से लिया गया था, so ये गलत है. Only one is correct. Parliament of India can amend Constitution in accordance with Article 368, and Article 368 itself can be amended. Article 368 को amendment करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी? ये कि स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट इसको अप्रूव करे और 50% स्टेट का रेटिफिकेशन हो. With respect to the Constitution of India, consider the following provisions. Empower the state to make special provisions for the advancement of socially economically backward classes. 3 additional limitations of freedom of speech, expression including public order, foreign relations and incitement to offences were added. ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, है ना? Which are the following given were provisions from the first amendment? So both are correct. तो नहीं दिया गया था. With reference to the state administrative tribunal, consider the following statements. SATs are established by the state government. नहीं by central government. ये तो गलत हो गया. They exercise original jurisdiction in relation to the recruitment in all India services. The chairman and members of the SATs are appointed by the president, not the governor. Only one is correct. With reference to the High Court in state, consider the following statements. The state of Punjab, Haryana have a common High Court. Punjab, Haryana, Chandigarh तीनों का common है. Article 214 of the Indian Constitution says that there shall be a High Court of each state. ये बात भी सही है. ये बात सही है दोनों, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा बोला गया था कि हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होगा. फिर आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें बोला गया कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है. So both are correct, but not the correct explanation. With reference to the judiciary in India, consider the following statements. In the fourth judge case, the 99th constitutional amendment was declared unconstitutional. Independence of judiciary is the basic structure. ये बात सही है. इसी के बेसिस पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनजेएसी को नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था. A recent study claimed that lead exposure caused millions to lose health across the world. इस संदर्भ में babesiosis is the disease that occurs mainly among children due to their high exposure to lead poisoning. नहीं, ये पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से होता है, तो ये गलत है. Pregnant women exposed to lead poisoning transmit the same to their developing fetus. ये बात हालांकि सही है. लेड जो है वो टीथ और बोन्स में एक्यूमुलेट होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मदर से चाइल्ड में पॉइजनिंग कर सकता है. विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज. मैक्सिमम एज 62 होती है, मिनिमम नहीं बताई गई है. वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ हाई कोर्ट जज इज बीइंग अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नहीं, हाई कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट होने के लिए 10 साल तक जुडिशियल सर्विस इंपॉर्टेंट है कि आप जज रहे हो या फिर एडवोकेट रहे हो. Salaries and allowances of the High Court are charged upon the Consolidated Fund of India. So ये सही है. नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होगा. गलत है. So only one is correct.
The fundamental rights enshrined in the Part 3 of the Constitution act as a safeguard against the arbitrary use of power by the state. यहाँ पे state का मतलब क्या है? In this context, the rights in India are available against which of the following? Arbitrary action of the executive, yes. Arbitrary action by legislature, yes. Arbitrary action against the jurisprudence of the judiciary. तो judiciary को इस state में शामिल नहीं करते हैं. So only 1 and 2 are correct. Consider the following pairs. Doctrine of eclipse. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है कि जब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाला कोई लेजिस्लेशन बनाया जाएगा तो फिर अ, वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा सिर्फ उतने प्रोविजन को ओमिट करने के बाद बचा हुआ लेजिस्लेशन काम करेगा, पूरा नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा. ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो गलत है. Doctrine of pith and substance, it determines whether a specific law related to particular subjects falls within the legitimate power of the legislature. ये बात सही है कि किसके jurisdiction में कितनी पावर है. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इसका मतलब है कि जो लॉ पर्टिकुलर आप अपनी पावर के अंतर्गत नहीं बना सकते उसको इनडायरेक्टली भी आप फॉर्म नहीं कर सकते. इसका ये एक्सप्लेनेशन है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, it states that the provision of a law which is inconsistent with the fundamental right shall be void, not the whole law. So only one is correct. With reference to the bar council क्या करता है? एडवोकेसी का सर्टिफिकेट देता है और स्टैट्यूटरी बॉडी है, established under Advocacy Act 1961. It exercises disciplinary jurisdiction over the judges पे नहीं, केवल lawyers पे. ये गलत हो गया. It grants the recognition to the law university को भी ये authorize करता है. Only two are correct. With reference to the fundamental rights to freedom of assembly, consider the following statements. Freedom of assembly, मतलब Article 19. The Constitution guarantees the right to assembly peacefully without arms. Right to strike is an intrinsic part. Strike तो कभी fundamental right था ही नहीं. Reasonable restrictions can be imposed. Yes, 1 and 3 are correct. तो ये सारे 100 क्वेश्चन हो गए. I hope you enjoyed this session. I hope you learned a lot. I hope you will practice a lot so that you can excel in the examination. So all the best for all you guys. Thank you. Thanks a lot.